very good morning to all students. I am Dr. Mahima Gupta from SD Government College ब्यावर बीकॉम पार्ट फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में आपका स्वागत है। मेरे लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने मटेरियल कंट्रोल, लेबर कंट्रोल आदि के बारे में जाना। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ ओवरहेड्स के बारे में। ओवरहेड फर्स्ट, जिसमें हम ओवरहेड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। यही मेरा आज का टॉपिक है। ओवरहेड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ओवरहेड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने जब हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में अध्ययन शुरू किया था, तब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में बात की थी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हमने ये देखा कि हम कॉस्ट को 3 भागों में बांटते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मेनली 3 हैं: लागत के तत्व, मटेरियल, वेजेस एंड एक्सपेंसेस। उसके बाद में हमने लागत के इन तत्वों को हमने उनके लागत केंद्र के आधार पर हमने लागत के इन तत्वों को विभाजित किया था। तब हमने देखा कि लागत को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक प्रत्यक्ष लागत और दूसरा अप्रत्यक्ष लागत। यदि किसी भी वस्तु की लागत में जो प्रत्यक्ष लागत के अंग होते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष सामग्री हो, चाहे प्रत्यक्ष श्रम हो, चाहे प्रत्यक्ष व्यय हो, वे सभी मिलके वस्तु की मूल लागत या प्रत्यक्ष लागत का निर्माण करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वस्तु की अप्रत्यक्ष लागत में अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। तो इस अप्रत्यक्ष लागत को ही हम ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको ओवरहेड्स की शॉर्ट में डेफिनेशन वापस बताई है कि ओवरहेड क्या होते हैं। ओवरहेड कैन बी डिफाइंड एज अ सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की बात है कि इनडायरेक्ट शब्द जो है वह तीनों ही एलिमेंट्स में आने चाहिए। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो टोटल होगा दैट विल बी ओवरहेड्स। अंडरस्टैंड? तो आपको ये समझ में आ गया कि ओवरहेड्स क्या होते हैं। ओवरहेड्स होते हैं अप्रत्यक्ष लागतें। अप्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको लागत केंद्र के आधार पर लागत के वर्गीकरण के समय भी बताया था कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष इन दोनों शब्दों का तात्पर्य क्या है। प्रत्यक्ष लागत वे लागतें होती हैं जिन्हें उपकार्यों, लागत इकाइयों, लागत केंद्रों पर प्रत्यक्ष रूप से चार्ज किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, इनडायरेक्ट शब्द जो है, अप्रत्यक्ष शब्द जो है, उसका तात्पर्य यह है कि उसे प्रत्यक्ष सामग्री या प्रत्यक्ष श्रम के समान उपकार्यों या लागत केंद्रों पर प्रत्यक्ष रूप से चार्ज किया जाना संभव नहीं होता है, इसलिए उन्हें अप्रत्यक्ष लागत कहा जाता है। ऐसा चार्ज किया जाना संभव नहीं होता है, लेकिन उन राशियों को हम किसी उचित आधार पर विभिन्न लागत इकाइयों या लागत केंद्रों या उपकार्यों पर वितरित या अवशोषित करते हैं। तो ऐसी लागतें जो हैं वे हमारी अप्रत्यक्ष लागतें कहलाती हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। ऐसी लागतें जिन्हें हम किसी विशेष लागत इकाई या लागत केंद्र से संबंधित कर सकते हैं, उससे चार्ज कर सकते हैं, वे लागतें प्रत्यक्ष कहलाती हैं। जबकि ऐसी लागतें जिन्हें किसी लागत केंद्र या लागत इकाई या उपकार्य से चार्ज नहीं किया जा सकता है, बल्कि हम उन्हें किसी उचित आधार पर लागत केंद्र और उपकार्यों पर अवशोषित या करते हैं या वितरित करते हैं, तो ऐसी जो लागतें होती हैं वे अप्रत्यक्ष लागतें कहलाती हैं, या जिन्हें हम ओवरहेड्स, ऊपरी व्यय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपसे बात की कि ऊपरी व्यय क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि इन ऊपरी व्ययों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिया है दैट इज़ प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है,
कोडिफिकेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ ओवरहेड्स। सबसे पहले हमें हर एक ओवरहेड को, हर एक व्यय को हमें क्या करना होता है, उसका एक कोड प्रदान करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सभी प्रकार के जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर संकेत संख्या प्रदान करते हैं। उसको हम विश्लेषण करके कोई भी व्यय की मद जो होती है उसको हम एनालिसिस करते हैं और उसे एक शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं और उसे हम एक कोड प्रदान कर देते हैं जिसे हम स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर के नाम से जानते हैं। और इसी कोड के द्वारा उस ओवरहेड की पहचान की जाती है। ठीक है, तो ये हुआ कोडिफिकेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ ओवरहेड। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। जब हम ओवरहेड्स का कोडिफिकेशन कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट हमारा जो काम होता है वो होता है ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन करना, उन्हें अलग अलग वर्गों में विभक्त करना। इसके लिए हमारे पास कई तरह के आधार उपलब्ध हैं। पहले हमें ये निश्चित करना होता है कि हम ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन कौन से आधार पर करना चाहते हैं। जब वर्गीकरण के लिए हम आधार निश्चित कर लेते हैं तो फिर हम अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत उपरिव्ययों को संग्रहित करते जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास एक निश्चित अवधि में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अलग अलग जो हेड्स हैं उनमें हमारे पास ओवरहेड्स की टोटल अमाउंट आ जाती है। जैसे हमने क्लासिफिकेशन किया फंक्शनल आधार पर, फंक्शनल बेसिस पर यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इस तरीके से हमारे पास ओवरहेड्स के अलग अलग हेड बन गए। अब हम एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने फैक्ट्री ओवरहेड्स हुए हैं, जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स से रिलेटेड आइटम्स हैं वो सारे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखते जाएंगे, जो सारे ऑफिस ओवरहेड्स से रिलेटेड हैं वो उसमें लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक पर्टिकुलर पीरियड के फैक्ट्री ओवरहेड्स या ऑफिस ओवरहेड्स की अमाउंट ज्ञात हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ओवरहेड्स। तो जब हमारे पास एक पर्टिकुलर पीरियड में अलग अलग हेड्स में ओवरहेड्स की राशि ज्ञात हो जाती है तो अब हमें ये देखना होता है कि ये जो ओवरहेड्स की अमाउंट हमें मिली है वो ओवरहेड्स की अमाउंट हम अलग अलग लागत केंद्रों या उत्पादन विभागों को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या हमारे पास कुछ ऐसे व्यय हैं जो सीधे ही किसी लागत केंद्रों और उत्पादन विभागों को अलोकेट किए जा सकते हैं? यदि ऐसा है तो हम उन व्ययों को स्पष्ट रूप से बंटित कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं। और यदि ऐसे एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं हैं तो हम क्या करते हैं कि उन एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अनुभाजित करते हैं। और अनुभाजन करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई उचित आधार होता है। इस प्रकार से हम एलोकेट करते हैं कुछ एक्सपेंसेस को और कुछ एक्सपेंसेस को हम अपॉर्शनमेंट करते हैं। तो एलोकेटेड और अपॉर्शनमेंट किए हुए टोटल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर लागत केंद्र या उत्पादन विभाग को चार्ज की जाने वाली टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स होती है। इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर लागत केंद्र या उत्पादन विभाग के ओवरहेड्स की टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाती है। ये टोटल अमाउंट हमारे पास जब आ जाती है तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स से तात्पर्य हमारा यह है कि एक पर्टिकुलर उत्पादन विभाग या पर्टिकुलर लागत केंद्र पर जितनी टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स आई है, अब उस उत्पादन विभाग में जितने भी जॉब्स या जितनी भी लागत इकाइयाँ हैं उन पर उस टोटल अमाउंट के आधार पर ओवरहेड्स की अमाउंट चार्ज करना
जिसे हम अवशोषण के नाम से, एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक पर्टिकुलर एक फैक्ट्री में 4 डिपार्टमेंट्स हैं। कितने डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं? 4 डिपार्टमेंट्स है, A, B, C एंड D। ठीक है। टोटल फैक्ट्री का एरिया जो है उसको चारों ही स्थान मिलाकर 1:1, यानी चारों ही डिपार्टमेंट का जो प्लेस है, एरिया जो ऑक्यूपाई करते हैं वो इक्वल है। ठीक है। तो अगर हम पूरी फैक्ट्री का रेंट 10,000 देते हैं, तो अब इस 10,000 में से A, B, C और D चारों को ही हमें कितना चार्ज करना होगा? 2,500। ठीक है, बिकॉज द एरिया ऑक्यूपाइड बाय ऑल डिपार्टमेंट्स आर इक्वल। तो ये जो काम हमने किया इसे हम कहेंगे अपॉर्शनमेंट। ये हमने क्या किया है? अपॉर्शनमेंट किया है। जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरहेड्स थे, उन ओवरहेड्स को हमने क्या किया है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किसी उचित आधार पर हमने बंटवारा किया है, विभाजित किया है। अब हमारे पास जो डिपार्टमेंट ए है उसके बारे में बात करते हैं हम। यदि हमारे पास डिपार्टमेंट ए है जिसमें हमने जो काम किया है, हम वहाँ पर मान लो 3 जॉब करते हैं, 2,500 रुपये हमारे उस ए विभाग का किराया आया है। अब हम यहाँ पर 3 जॉब कर रहे हैं जिन पर हम जो एरिया ऑक्यूपाई किया गया है वो 1:2:2 है। तो अब हमारे पास क्या हुआ? हमने जो एरिया जो एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करती हूँ मैं, कि टोटल ए डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स, यहाँ पर अभी हम केवल एक ही ओवरहेड की बात कर रहे हैं कि इसका फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट कितनी आ गई? 2,500। अब हमने यह किया कि ए डिपार्टमेंट जो है वो ये डिपार्टमेंट में 10,000 घंटे काम किया जाता है। तो घंटों के आधार पर हमने यदि इसकी ओवरहेड की रेट निकाली तो वो हमारे पास आई 0.25 पर आवर। अब हमें उस ए डिपार्टमेंट में एक जॉब जो कि 100 घंटे में पूरा किया जाता है, तो उसकी ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आएगी? तो उसके लिए हमें 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 करना होगा, यानी 25 रुपये उस जॉब की कॉस्ट, ओवरहेड्स कॉस्ट आएगी। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन रेट के आधार पर पर्टिकुलर जॉब और लागत इकाई पर चार्ज की जाने वाली ओवरहेड्स की अमाउंट कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये कहलाता है ऊपरी व्ययों का अवशोषण। तो हम इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम 3rd पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने आपको शॉर्ट में प्रोसीजर बताया है पूरा ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसके हम जो हमारा 2nd पॉइंट है, जो क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद में हम आपको एलोकेशन के बारे में बताएंगे, फिर आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में बताएंगे। इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।